अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, आई होप सो यू आर फाइन। और शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है और ये हमारा आज हमारा लेक्चर है और ये हमारा टॉपिक है टॉपिक 10 के हिसाब से व्हाट इज़ विलिंगनेस टू पे इन इकोनॉमिक्स। और ये हमारा 14 लेक्चर है। इसके साथ ही हमारे जो मिड का सिलेबस भी कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला आपके मिड के एग्ज़ाम होंगे और थ्रू ऑनलाइन ही होंगे। अब हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, पहले था कि रेगुलर हो सकते हैं या ऑनलाइन हो सकते हैं, तो ये ऑनलाइन होंगे। अच्छा, विलिंगनेस का मतलब क्या है? विलिंग से ही आपको आपके जहन में आ गया होगा कि किसी चीज़ के को लेने की विलिंग करना या उसको ना लेने की भी, उसका भी आपका जो है शो आउट करना, वो सारा क्या होता है? विलिंगनेस। Willingness is defined as a measure of the maximum amount of money that a consumer is willing to give up। कि ये डिफाइंड है कि हम मैक्सिमम जो अमाउंट है जो उसको कंज्यूम करते हैं कोई चीज़ को लेने के लिए, और प्रिक्योर अ गुड सच एज अ न्यूट्रिशियस फूड और टू अवॉइड द अनडिज़ायरेबल बैड सच एज फूड पॉइजनिंग। फिर है कि इसके आगे क्या, विलिंग टू पे, WTP मीन्स के WTP हैज़ बीन डिफाइंड एज द मैक्सिमम, मीन्स के ज़्यादा से ज़्यादा इनकम पे आप क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और क्या चीज़ आप ख़रीद रहे हैं। तो इसके हवाले से कुछ जो ऑथर्स हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बताया है। जो पहली डेफिनेशन है ये कृष्णा 1991 में इन्होंने दी थी। इसके बाद है इट इज़ अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए पर्सन असाइंस टू अ कंजम्पशन और यूजेज एक्सपीरियंस इन मॉनेटरी यूनिट्स। कि मतलब कि एक कैलकुलेशन है कि आप कितनी अमाउंट पे क्या चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, पे कर रहे हैं किसी चीज़ को, और आपको उसका कितना आपकी को यूटिलिटी आपको मिल रही है, उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। एक चीज़ है कि जस्ट आपने ऐसे अगर स्टोर करने के लिए ली है तो उस पर आपकी जैसे जो विलिंग टू पे है वो ऐसे समझे कि वो आपने लॉस कर दिया है। वो चीज़ जो आपको आपका जो यूजेज है वो उसको आसान करे और अच्छे से अच्छा बनाए और डेली के आपके इस्तेमाल में हो। इसके बाद है, इसको थोड़ी सी डायग्राम पे बताया हुआ है। अच्छा, एक बंदा है जो अपना ना लंच की बचत कर रहा है या उसको कंपनी अफोर्ड नहीं कर रही, तो वो लंच इसलिए वो बचत करे नहीं करे, कहते टाइम गुजारना है तो कर ले। और एक तरफ है कि कंपनी ही उसको पे कर रही है, चाहे वो अब उस पर वो अपने खुद से उसकी कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, वो फिर अपनी भूख से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो लाजमी हर हाल में लेगा। अगर वो नहीं भी लेता तब भी कंपनी उसको पे करना है अगर वो खाता है तो, अदरवाइज़ अगर वो नहीं खाता तो कंपनी उसको पे नहीं करेगी। इस पे क्या हो गया कि कंज्यूमर का, जो कस्टमर या एम्प्लॉयर का लॉस होगा। वो अब बुक पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, वो बुक होगी या नहीं होगी वो लाजमी लेगा, क्योंकि अब उसकी सेल्फ से कोई चीज़ कभी एक्सपेंस नहीं हो रहा। इसी का ही मॉडल बनाया हुआ है, लेट्स हैव लंच एट अ मेरिडियंस, डोंट वरी कंपनी पेइंग लंच इज़ ऑन मी। मतलब कि वो कह रहे हैं कि आप फिक्र ना करो, अगर एक अच्छी जगह पे खाना खाने जा रहे हैं तो जो कंपनी टू पे करेगी। अब वो जो विलिंग टू पे है वो है $10, और जो अब कंपनी का खर्च हो रहा है, मतलब कि अगर एक जगह अच्छी जगह पे ले रही है, अगर वो खुद से खर्च करेगा तो वो $10 पे खर्च करेगा। अगर कंपनी उसको $60 दे रही है तो वो अब किसको प्रेफर करेगा? जो कंपनी उसको पे कर रही है। ये है। अब दूसरा उसका है, इसी का अल्टरनेट है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस पे है कि दो चीज़ें हैं, उसको हमने कंपैरिजन करना है। ये मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। कि एक चीज़ है, उसकी कंजम्पशन है, सपोज के ए चीज़ की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और बी चीज़ की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो है कम। अब अगर एक यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी गुड ए की 40 है तो बी की जो है बी गुड की है 22।
फिर ऐसे उसकी ना चीज़ को मुसलसल यूज़ करने से, लगातार यूज़ करने से जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होती जाती है, उसके यूनिट गिरते जाते हैं। अब दूसरे यूनिट पे वो 32 है, उसकी कम होके 20 हुई है। अब तीसरे यूनिट पे 24 हो गया, एकदम पे कितना 8 यूनिट कम हुए हैं। तो उसकी अब जो क्योंकि गुड ए को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए अब जो गुड बी है वो इक्वल रेशो से गिर रही है। ये भी इक्वल रेशो से गिर रही है, ये 2 के डिफरेंस से गिर रहा है और वो 8 के डिफरेंस से गिर रहा है। एक ऐसी जगह पे आ जाता है कि पॉइंट कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दोनों गुड्स की, मीन्स के ए गुड की भी और बी गुड की भी इक्वल हो जाती है। वो लेवल अब इस ग्राफ में बताया हुआ है 16 पे 4 यूनिट पे। और फिर इसकी एक और एग्जांपल है कि जहाँ पे अगर दूसरे यूनिट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एफिशिएंसी जो चेंज है वो है 8 है, और दूसरे पे उसकी 8 हो रही है चौथे लेवल पे। अब इस पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए मार्जिनल यूटिलिटी ए प्राइस इज इक्वल टू बी इज इक्वल, ए की प्राइस क्या है 8, और 4 यूनिट पे बी की प्राइस 8 हो रही है, सेम हो रही है। तो इसको ये कंपैरिजन किया हुआ है और इसकी लिमिटेशन है, अब वो पढ़ते हैं। और द डिफ़िकल्टी ऑफ evaluating utility when consumer purchases goods, they may have a rough idea of how much utility the goods will give, but often they don't, especially for new goods। जो डिफ़िकल्टी है एवेल्यूएट करने में, अगर कंज्यूमर परचेज़ कर रहा है एक गुड को तो उसका रफ़ आइडिया लगाता है कि ये चीज़ जो है इतने की मिलेगी। अगर बाज़ार में जब जाता है तो हो सकता है कि वो उसको उससे कम प्राइस पे भी मिल सकती है, हो सकता है वो उसको ज़्यादा प्राइस पे भी मिल सकती है। तो ये एक रफली जो हम लोग करते हैं, सपोजिंग करते हैं, तो ये भी हमारे लिए डिफ़िकल्टी करती है कि कितनी उसकी एवेल्यूएशन क्या है, उसकी एवेल्यूएटिंग पॉइंट क्या है। कि अगर ज़्यादा पैसों से मिल रहे, ज़ाहिर बात है हम वो उसके यूनिट कम करेंगे, कंज्यूमर वो चीज़ कम उस पर मिकदार में मयरिंग में लेगा। दूसरी क्या है, कंज्यूमर डोंट हैव टाइम टू वर्क आउट मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस। अब कंज्यूमर के पास कोई टाइम नहीं है कि वो उस पर वर्ज करे कि ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, मुसलसल यूज़ करने से इसकी जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। वो एक नेचुरली होता है कि किसी चीज़ को आप मुसलसल यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त पहले यूनिट पे उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, दूसरे पे उससे कम हो रही है, तीसरे पे उससे भी कम हो रही है। ये भी एक मतलब कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर है न्यूमरस गुड्स, वो ऐसी चीज़ें जिसको हमें पता नहीं होता कि इन द वर्ल्ड कंज्यूमर हैव फ्लक्चुएटिंग इनकम। अब ये कुछ पता नहीं होता कि कभी किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है, प्राइस, कभी किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे अफवाहों पे भी सुनने के फ़लाँ चीज़ की कीमत कम हो गई है, जिसके अगर हम गोल्ड का कहें कि कहते हैं कि कोई हमें कह रहा है कि गोल्ड की प्राइस कम हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये एक न्यूमरस रिपोर्ट है। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसकी उसकी कीमत कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है जितना हमने समझ रखा था। इसके अलावा भी, गोल्ड के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम फ्रूट्स का हम रेट कुछ और बताया जाता है, आगे अगर हम जाते हैं या हमें वो महंगी मिलती हैं उससे, या उससे कम प्राइस पे मिलती हैं, इस पे भी हम नहीं उसको मुहैया कर सकते। और नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट एंड सप्लाई। कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि एंड सप्लाई क्या है, कि आपकी जो आपने अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मुसलसल आप काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रही हैं, आपको एक्सपीरियंस बढ़ गया है, तो आपकी जो है कॉस्ट कम होती जाएगी। कि एक्सपीरियंस की वजह से आपकी जो फंक्शनिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका उस पर क्या असर पड़ता है उसके सप्लाई पे। तो इसका पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। A supply curve tells us the quantity that what will be produced at each price। अब सप्लाई क्या बता रही है कि हमें उसी ही प्राइस पे हमने किसी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है जो पहले थी उससे कम, तो बेनिफिशियल है। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो
The firm supply curve in the short run is the marginal cost curve for price above the average variable cost. जो marginal cost है कर्व है वो हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जाता है, ठीक है। कॉस्ट कर्व जो है, कॉस्ट कर्व ऑफ प्राइस अबव द मार्जिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी ऊपर जाता है। वो जैसे हमारा है कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, एमसी और एमआर जहाँ पे एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। फिर इसके ऊपर जो एवरेज कॉस्ट जा रही होती है, जो हमने मीन्स के हमने डिसाइड किया होता है, इससे ज़्यादा अगर जाएगी तो हमारा लॉस हो जाएगा, इससे अगर कम हो आएगी मार्जिनल कॉस्ट तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस वजह से। दूसरा है इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी एंड मार्केट। इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी क्या है? इकोनॉमिक की जो हमारी एफिशिएंसी मार्केट में कि कौन सी चीज़ किस तरह से सूटेबल है, कैसे है, उसकी प्रोडक्शन कैसे की जाती है। इकोनॉमिक्स एफिशिएंसी इज़ व्हेन ऑल गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in an economy are distributed or allocated to their most valuable uses। मतलब कि किसी चीज़ का किसी एरिया के लिहाज से आप हाउ नाउ करना कि ये चीज़ की प्रोडक्शन अगर करेंगे तो इस एरिया में सूटेबल है, इसकी डिमांड है, डिमांड अगर ज़्यादा होगी तो ही हमारी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब एफिशिएंसी क्या है? Actually, what is efficiency? Efficiency means that the economy resources are being used as effectively as possible to satisfy people's needs and desires. For production economics, efficiency means the fixed amount of commodity produced in minimum price. So in this condition we can say that the market is efficient। मीन्स के मिनिमम हमारी कॉस्ट पे इस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, तो उसको क्या, उस सिचुएशन को कहेंगे कि मार्केट इज़ एफिशिएंट है, कि आप रिलाई कर रही हैं मार्केट पे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो रही है। फिर इसकी है कि 3 सफिशेंट कंडीशन है फॉर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि सफिशेंट कंडीशन कौन सी हैं कि जो इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाती है। पहली है ऑल यूज़र अचीव सेम मार्जिनल बेनिफिट्स, कि जो ऑल यूज़र्स हैं वो अचीव करते हैं उनके सेम मार्जिनल बेनिफिट को। फिर है ऑल सप्लायर ऑपरेट एट द सेम, मतलब कि ऑपरेट कर रहे हैं जो ऑल सप्लायर सेम मार्जिनल कास्ट पे, कि उनकी मार्जिनल कास्ट सेम है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें बताता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन हमारे जो जिस चीज़ की हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट सेम होती है। तो इससे हमारी क्या है, मार्केट एफिशिएंट बनती है। तीसरा है एवरी यूज़र मार्जिनल बेनिफिट इज़ इक्वल टू एवरी सप्लायर, कि मार्जिनल बेनिफिट बराबर होता है हर सप्लायर पे, क्योंकि उनकी मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ मार्केट। मार्केट क्या है? अब ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मतलब कि ये आप कंफ्यूज नहीं हो कि इस के टॉपिक से हम हट के जा रहे हैं। तो ये जो पिछले हमने टॉपिक पढ़े हैं उनको हमने मतलब कि मर्ज करके मैं आपको एक साथ सारी चीज़ें बता रही हूँ। बेसिकली हमारा जैसे लेक्चर स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारे विलिंगनेस टू पे था, उसके बाद मतलब कि एक चीज़ के लिए रज़ामंदी। फिर हमने उसका कंपैरिजन किया मार्जिनल यूटिलिटी का गुड एक के दूसरे गुड के साथ। फिर हमने उसकी कॉस्ट एंड सप्लाई के हवाले से बताया है। फिर एफिशिएंसी ऑफ मार्केट के बारे में बताया कि एफिशिएंट मार्केट क्या है। फिर एफिशिएंट की कंडीशंस क्या हैं, कि एफिशिएंसी मार्केट कैसे बनती है, ये है। फिर इसके बाद हमारा है, ये हमारा लास्ट वाला है कि इसको हम मैं अब क्लोज़अप कर रही हूँ कि किस तरह से है इक्विटी एंड सोशल एफिशिएंसी। एन इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ result when maximizing the productive efficiency policy when maximizing the productive efficiency of a market leads to a red
social efficiency policy implementation cause for efficiency, but because policy concern rage over broad social and political economics areas, the efficient pursuit of one particular goal may conflict with the realization of same other equality important social interest. Hence efficiency for its own sake कि इक्विटी क्या है, कहाँ पे हमारी सोशल एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ती है। मीन्स कि हम एरिया के लिहाज से, अपने वेदर के लिहाज से किसी चीज़ की कंज्यूमिंग किस तरह से कर रहे हैं और उसकी किसी चीज़ की कंज्यूमिंग किस तरह से कर रहे हैं और हम प्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं। अगर हम एरिया के लिहाज से किसी चीज़ों की हम सेलिंग बाइंग करते हैं कि सीजनली हिसाब से हम उस चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। इसके हवाले से आपने कोई भी पूछना हो, आपके पास 1 वीक है, 1 वीक से भी कम है, 4-5 दिन है, तो आप पूछ सकते हैं। टॉपिक के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये बोलती हूँ कि जो आपके पास मटेरियल मैंने आपको नोट्स की सूरत में दिए हैं, आप वही तैयार करें। उसी में से ही मैं एमसीक्यूज़ बनाऊँगी और उसी में से ही दूँगी। और आपने अच्छे से पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है, ऊपर से कंसेप्चुअल सिर्फ नहीं पढ़ना, एक एक लाइन को तवज्जो से देखना है। ठीक है? इस हवाले से अगर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।